हेलो एवरीवन, वेलकम इन आवर वीडियो। इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं अपना क्लास 12th का बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए एनसीईआरटी क्या बोलती है। आर वी नॉट लकी दैट प्लांट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली द मैरिड्स ऑफ फ्लावर्स that we enjoy gazing at, the scents and the perfumes that we swoon over, the rich colors that attract us, are all there is an aid to sexual reproduction। उन्होंने क्या कहा है, देखो एंजियोस्पर्म्स क्या है। अगर हम फ्लावरिंग प्लांट की बात करें, जो प्लांट किंगडम ने हमने फर्दर क्लासिफिकेशन पढ़े थे प्लांट्स की, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स एंड द एंजियोस्पर्म्स। चारों में जो है फ्लावर नहीं बनता, लास्ट में आके जो है एंजियोस्पर्म्स में जो है फ्लावर बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि उनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। तो ये बात लिखी हुई है कि प्लांट के अंदर बहुत सारे ऐसे करेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि ये इंश्योर करते हैं कि वहाँ पर एंजियोस्पर्म्स के अंदर या फिर फ्लावरिंग बियरिंग प्लांट के अंदर जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो। वो कौन कौन से हैं? जो हमें ब्राइट कलर दिखते हैं जो कि पोलिनेशन के लिए ज़रूरी है, जो हमें उनमें से खुशबू आती है जो पोलिनेशन में हेल्पफुल आएगी, जो आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। Flowers do not exist only for us to be used for our own selfishness. All flowering plants show sexual reproduction। यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा कि इन एंजियोस्पर्म्स ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज प्रेजेंट, इन एंजियोस्पर्म्स सेक्सुअल और एसेक्सुअल बोथ आर प्रेजेंट। सो क्या आएगा? इन एंजियोस्पर्म्स ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर प्रेजेंट in flowering plant means angiosperms. Look at the diversity of structure of inflorescence, flowers and floral plants. Shows an amazing range of adaptation to ensure formation of the end product of the seed, sexual reproduction, the fruit and seeds। हमें पता है जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसी भी एंजियोस्पर्म के अंदर यानी कि फ्लावर बियरिंग प्लांट के अंदर होती है तो उसके एंड प्रोडक्ट जो है वो हमारा फ्रूट, फ्रूट के अंदर सीड ये बनता है। ये एक ऐसी अडेप्टेशन हुई है एंजियोस्पर्म्स के अंदर जो कि हेल्पफुल होती है कि हमारे जो है वहाँ पर फ्रूट भी बने और सीड भी अच्छी तरह बन पाए। इन दिस चैप्टर लेट अस अंडरस्टैंड द मोर्फोलॉजी, स्ट्रक्चर एंड द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट दैट इज एंजियोस्पर्म्स। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि जो फ्लावरिंग प्लांट है उसका जो फ्लावर है उसकी मोर्फोलॉजी कैसी है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, किस कौन कौन से इवेंट होते हैं उसके अंदर जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हमारे पूर्ण करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक, फ्लावर आ फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म्स। Human beings have had an intimate relationship with flowers since time immemorial। अनंत काल से हम फ्लावर का यूज़ करते आ रहे हैं। जो फ्लावर है वो हमें हमारे लिए बहुत सारे कामों के लिए ज़रूरी है, जैसे एस्थेटिक, ऑर्नामेंटल, किसी को गिफ्ट देना हो, सोशल, भगवान को चढ़ाने के लिए, रिलीजियस और कल्चरल वैल्यू भी होती है। कोई मर जाएगा तब हम उसको अर्पित करते हैं, हम भगवान को अर्पित करते हैं, किसी को सम्मान के लिए, माला पहनाने के लिए, प्यार दिखाने के लिए, दिस ऑल थिंग्स दे हैव ऑलवेज यूज्ड एज अ सिंबल फॉर कन्वेइंग हमारी इंपॉर्टेंट ह्यूमन फीलिंग्स है जो जैसी लव, अफेक्शन, हैप्पीनेस, ग्रीफ एंड मोर्निंग। हमें ऐसे कोई 5 बताने हैं जो कि हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं इन ऑर्नामेंटल वैल्यू में। सब बता देना, आप बता दोगे। अब देखो, ये आप देख सकते हो, इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर। तो इसमें हम नीचे देख सकते हैं ओवरी है, सेपल है जो कि ग्रीन कलर के हमें लीव्स देखने को मिलती हैं जो कि प्रोटेक्ट करके रखती है फ्लावर को इन दी बर्ड स्टेज। हमारे पास फिलामेंट है जो से कि जो कि या तो थैलेमस से या फिर सेपल से कनेक्ट होता है, ऊपर उसकी एंथर है। हम यहाँ पे स्टाइल देख सकते हैं, पेटल जो पंखुड़ी होती है फ्लावर की, एंथर है हमारे पास और स्टिग्मा है। इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। देखो, find out the name of 5 flowers that are used in social and cultural celebration in your family. Have you heard of floriculture? What does it refer to? हमने पढ़ा फ्लोरिकल्चर। फ्लोरी मीन्स फ्लावर, कल्चर मीन्स कल्चर करना। जब हम फूलों की खेती करते हैं तो उसको हम बोलते हैं फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर क्या है? फ्लोरिकल्चर इज सिंपली द फार्मिंग ऑफ फ्लावर, हम बोल सकते हैं, टू ग्रो द फ्लावर ऑन अ लार्ज स्केल टू sell them in the market।
टू अ बायोलॉजिस्ट फ्लावर्स आर मोर्फोलॉजिकल, जो बाहर से दिखते हैं, एम्ब्रियोलॉजिकल मार्बल्स एंड द साइट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये फ्लावर्स ही है जिनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। फिगर 1.1 विल हेल्प यू रिकॉल द पार्ट ऑफ द टिपिकल फ्लावर, जो हम देख चुके हैं। कैन यू नेम द टू पार्ट्स इन द फ्लावर इन विच द टू इंपॉर्टेंट यूनिट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डेवलप। देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए मेल और फीमेल पार्ट का होना जरूरी है। सो जो फ्लावर में होता है, फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी होता है। जो हम बात कर रहे हैं एंथर की, ये एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। वहीं पे जो स्टाइल है और जो स्टिग्मा है, ओवरी है, वो फीमेल के अंदर आते हैं। सो वही यहाँ पे हमारा पूछा गया है। आप देखो, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसको हम तीन इवेंट में बांटते हैं। सबसे पहले फर्टिलाइजेशन होने से पहले कि मेल और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज हुए हैं। फ्यूज होने से पहले ऐसी कौन कौन सी घटनाएं हैं जो उस फ्लावर के अंदर घटी हैं, उसको हम बोलेंगे प्री फर्टिलाइजेशन। इसके अंदर मेनली गैमेटोजेनेसिस आता है। फिर आता है जब मेल और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज होते हैं ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, जिसको हम बोलते हैं सिंगैमी। फिर आता है फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट बन गया है। जाइगोट बनने के बाद कैसे एम्ब्रियो बनता है, क्या क्या उसके अंदर डेवलपमेंट होती है, उसको हम बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं विद द प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। Much before the actual flower is seen on the plant, the decision that the plant is going to flower has taken place. Several hormonal and structural changes are initiated, which lead to the differentiation and further development of floral primordia. देखो, फ्लावर प्लांट के अंदर स्टार्टिंग से नहीं, से वो प्लांट उगा नहीं होता। जैसे जैसे प्लांट बढ़ता है उसके अंदर कुछ हॉर्मोन्स बनते हैं, फाइटो हॉर्मोन्स। कुछ उसके अंदर स्ट्रक्चरल चेंज आता है, कुछ हॉर्मोनल चेंज आता है, जो कि फ्लावर की फॉर्मेशन करवाता है। Inflorescences are formed which bear the floral bud and then the flower. In the flower, the male and female reproductive structures. Male reproductive system is known as androecium and the female reproductive system is known as gynoecium. जैसे कि देखो, फीमेल के लिए हम गायनी यूज़ करते हैं, मेल के लिए हम एंड्रो यूज़ करते हैं। फीमेल डॉक्टर गायनी गायनोकोलॉजिस्ट, मेल डॉक्टर एंड्रोलॉजिस्ट। ऐसे ही जो मेल ऑर्गन है वो एंड्रोइसियम है, जो फीमेल ऑर्गन है वो गायनोइसियम है। और जैसे जैसे इसको जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करनी होती है तो ये डिफ्रेंशिएट होते हैं और अपने आप को डेवलप करते हैं। यू मे रिकॉल दैट रिकलेक्ट दैट द एंड्रोसियम कंसिस्ट ऑफ अ वर्ल ऑफ स्टैमन। जो एंड्रोइसियम है वो स्टैमन से मिलकर बना हुआ होता है, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को रिप्रेजेंट करता है। वहीं पे जो गाइनोइसियम है वो रिप्रेजेंट करती है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को। तो हमारा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसके अंदर आता है स्टैमन, और स्टैमन के ऊपर हमारा लगा हुआ होता है एंथर। वो आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो, ये हमारा एंथर है। ये पूरा जो है स्टैमन का ही हमारा पार्ट है। स्टैमन के अंदर आता है फिलामेंट और एंथर। जो एंथर है ये फर्टाइल पार्ट है, यहीं पे जो है आप देख सकते हो, मार कर दिखाता हूँ। जो ये है ये एंथर है। ये एंथर जो है यही फर्टाइल पार्ट है, यहीं पे जो है फीमेल गैमेट बनता है। और जो ये है ये हमारा फिलामेंट है। जो ये फिलामेंट है वो नीचे फ्लावर से कनेक्ट होता है। वो थैलेमस से भी कनेक्ट हो सकता है और वो पेटल से भी कनेक्ट हो सकता है और वो सेपल से भी कनेक्ट हो सकता है। सिर्फ एपिस्टेपलस, एपिसेपलस, एपिपेटलस कंडीशन हम मोर्फोलॉजी चैप्टर में डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, आप ये देख सकते हो, ये हमारा एक एंथर दिखाया हुआ है ऊपर से, जिसके अंदर जो ये है ये पोलन ग्रेन्स हैं, जो कि मेल गैमेटोफाइट की तरह बिहेव करती है। मेल गैमेटोफाइट का मतलब क्या है? गैमेटोफाइट वो चीज़ है, वो ऑर्गन हम बोल सकते हैं, या फिर वो स्ट्रक्चर है जो कि आगे जाके गैमेट बनाएगा। सो गैमेटोसाइट इज द गैमेट फॉर्मिंग सब स्ट्रक्चर है, हम कह सकते हैं। तो ये होता है हमारा पोलन ग्रेन। जो ये पोलन ग्रेन है, देखो जो आप देख सकते हो, ये देखो ऊपर से हमें जो है स्ट्रक्चर गोलाई में दिख रही हैं, इसको हम बोलते हैं पोलन सैक। जो ये हमारे पोलन ग्रेन है वो इन पोलन सैक के अंदर बनते हैं। फिर आप देख सकते हो इसमें ऊपर नजर आ गए। फिर आप देख सकते हो लाइन ऑफ डाइसेंस। लाइन ऑफ डाइसेंस का मतलब क्या है? जब इसके अंदर जो हमारा पूरा स्ट्रक्चर है,
ये पूरा, जब इसके अंदर जो ये ऊपरला स्ट्रक्चर जो हम एंथर दिखा रहे हैं, इसके अंदर थे 4 पोलन सैक जिनके अंदर पोलन ग्रीन बनते हैं जो कि मेल गैमेटोफाइट है। जब वो फुल डेवलप्ड हो जाते हैं एंथर के अंदर, तो जो ये 2 लाइन दिखाई गई है, लाइन ऑफ डेhiscence, यहाँ से जो एंथर फटता है और जो पोलन ग्रीन है वो बाहर चले जाती है। अब इन पोलन ग्रेन्स के अंदर हमारा होता है मेल गैमेट्स। वो कैसे बनता है अब हम उसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फिगर मैंने आपको समझा ही दी है। फिगर 1.2a shows that the two part of typical stamen, the long and slender stalk is known as filament. लॉन्ग एंड स्लेंडर जो ये है इसको हम बोलते हैं फिलामेंट। एंड टर्मिनल जो बायलॉइड स्ट्रक्चर होता है उसको हम बोलते हैं एंथर। जो प्रोक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट का, प्रोक्सिमल एंड मतलब ये कि या तो हमारा थैलेमस से अटैच होता है या फिर पेटल से अटैच होता है। अगर जो ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला कह रहा हूँ मैं, ये वाला जो प्रोक्सिमल एंड है, या तो ये थैलेमस से अटैच होगा या फिर ये होगा हमारा पेटल से। अगर वो पेटल से अटैच है तो हम उस कंडीशन को बोलते हैं एपिपेटलस कंडीशन। The number and the length of the stamen is different in different Papyagira. The number and the length of stamen are variable in flowers of different species. हर एक स्पीसीज का नंबर ऑफ स्टैमन, लेंथ ऑफ स्टैमन जो डिटरमाइंड होती है हर एक फ्लावर के अंदर, स्पीसीज के फ्लावर के अंदर हम अलग अलग देखने को मिलती है। If you were to collect a stamen with each from 10 flowers, each from different species, and arrange them into a slide, you would be able to appreciate the large variation in size seen in nature. अगर आप अलग अलग 10 फ्लावर लेती हो 10 स्पीसीज के, जब आप उसके एंथर, उसकी स्टैमन को गिनोगे, उसकी लेंथ देखोगे, तो आप देख पाओगे कितनी भिन्नता हमें देखने को मिलती है, कितनी डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है, कितनी वेरिएबिलिटी इनके अंदर होती है। Okay. Careful observation of each stamen under a dissecting microscope and making neat diagram would elucidate the range in shape and attachment of anther in different flowers. टिपिकली एंजियोस्पर्म का जो एंथर है वो बायलोब होता है। इसके अंदर 2 लोब होते हैं, आप ऊपर देख भी सकते हैं, ये आगे वाला है, एक ही पीछे वाला है। एंड ईच लोब हैव 2 थिक्का, हर एक लोब के अंदर 2 थिक्का होते हैं, मीन्स 2 लाइन होती है। देखो मैं आपको ज़्यादा देखो, एक लोब ये है, एक लोब पीछे है, तो ये बायलोब्ड कंडीशन की लिखी हुई है। कुछ और सिस्टम है इसमें, इससे क्या होता है? ओके, ये अच्छा है। इससे क्या होता है? इससे इरेज होता है। ओके ओके, ये भी अच्छा है। इससे क्या होगा? ये अच्छा नहीं है। इससे डब्बा बनेगा। हाँ देखो, इसकी लेंथ चेंज नहीं होती है, आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ बायलोब्ड स्ट्रक्चर। तो ये क्या कि बायलोब स्ट्रक्चर आगे पीछे, और यहाँ पे जो है डाइथिक्कस हम देख सकते हैं, 2 थिक्का है लोब के अंदर, वो मैं दिखाता हूँ आपको। देखो 2 थिक्का का मतलब क्या, देखो मान लीजिए एक ये गोलाई है और एक इसके अंदर मैं एक और बना दूँ, तो हम क्या देख सकते हैं, यहाँ पर एक तो ये लाइन हो गई, एक तो यहाँ पे ये बार बार लाइन होगी, एक ये अंदर वाली लाइन हो गई, इसको बोला हमने डाइथिक्कस। जैसा कि यहाँ पे इसके अंदर इसको एक ये बाहर वाले थिक्का, एक अंदर वाले थिक्का, 2 लेयर है, इसलिए हम इसको बोल रहा है हमने डाइथिक्कस। ओके, क्या है ये है बायलोब्ड एंड डाइथिक्कस। Often a longitudinal groove runs lengthwise separating the थिक्का। इन थिक्का को सेपरेट करते हुए लाइन भी यहाँ से नीचे जाती है, इसको हमने बोला लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव। जस्ट तो देखो, नहीं चलो हाँ, तो हम इसके अंदर जो है 1 2 3 ये 4 स्ट्रक्चर हम इसके अंदर ऐसे देखने को हमें मिलते हैं। तो इसको हमने बोला माइक्रोस्पोरेंजिया, जिसके अंदर आगे जाके पोलन ग्रीन बनेंगे। तो एक अंतर के अंदर 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। तो माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर, आगे डेवलप करता है और वो बन जाता है पोलन सैक। पोलन सैक क्यों है? क्योंकि वो पोलन ग्रीन बनाता है। दे एक्सटेंड लॉन्गिट्यूडनली ऑल थ्रू द लेंथ ऑफ द एंथर एंड आर पैक्ड विद पोलन ग्रीन। इसका मतलब क्या, देखो
हमें देखने को मिला स्ट्रक्चर में कि वो 1 2 3 और 4 ऐसे टेट्रागोनल स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलते हैं। इसका मतलब नहीं ऊपर से ऐसे गोल ही है, नहीं, ऊपर से हमें ऐसे काटने पर दिखे हैं। असली में कैसे, असली में होते हैं ऊपर से तो ऐसे, और फिर ये ऐसे ऐसे पूरा अंदर तक ऐसे घुसे होते हैं, पूरे पाइप की तरह। ऐसे ही यहाँ पे जो है 4 स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलते हैं जब पाइप की तरह लंबे लंबे। इसलिए कहा गया है कि लेंथ वाइज वो पूरा अंदर तक जाते हैं। अंदर तक जाने के बाद वो लेंथ वाइज उसके अंदर जो है, अब मान लीजिए छोटे छोटे ऐसे पोलन ग्रेन बढ़ जाएंगे, जो कि पोलन ग्रेन है। और जो पोलन ग्रेन है पीजी, वो ही आगे जाके जो है अपने जो है मेल गैमेटोफाइट है, मेल गैमेटोफाइट, जो कि आगे गैमेट्स की फॉर्मेशन हमारे अंदर करते हैं। बस ये हमें आज में पढ़ना है। अब देखो आगे, अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। उससे पहले मैं आपको लेकर जाता हूँ एक डायग्राम पे। इसमें देखो, ये ऊपर से देखो एक स्ट्रक्चर ये रहा, एक हमारा ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, अंदर तक ऐसे घुसे हुए है। ये ऊपर से ऐसे चलता नहीं था, तो क्या ये अंदर से घुसे हुए हैं। अब आप देख सकते हो जो बाहर की लेयर है सिर्फ एक है, सिंगल लेयर है, उसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस। क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस। अब आगे देखो, एंडोथीसियम है, सिंगल लेयर है, उसको हमने बोला एंडोथीसियम। अब नीचे जाओ, नीचे है मिडल लेयर। क्या है नीचे? नीचे है मिडल लेयर, जो कि 1 2 3 लेयर अलग अलग स्पीसीज में जो है अलग अलग देखने को मिलती है। क्या है? 1 2 3 लेयर। अब उसके अंदर होती है माइक्रोस्पोर, बोलती होगी, हाँ इसको यूज कर पहले। धीरे सीखेंगे। तो ये है हमारी मिडल लेयर। मिडल लेयर के अंदर होती है एक सिंगल लेयर दोबारा आती है, जिसको हम बोलते हैं टैपेटम। और टैपेटम के अंदर जो हमें देखने को मिलती है वो हमें देखने को मिलती है माइक्रोस्पोर मॉडल्स है। अब देखो, ये हमें जो है बाहर की, अगर मैं लेयर की बात करूं, सबसे बाहर है एपिडर्मिस। तो सबसे बाहर क्या है? सबसे बाहर है एपिडर्मिस। इसका का और फिर उसके अंदर एंडोथीसियम जो सिंगल लेयर है, मिडल लेयर है जो 1 से 3 लेयर हमें देखने को मिलती है। अब अगर हम बात करता हूँ इन तीनों के काम की, जो बाहर वाले 3 लेयर है, अब देखो तो जो चीज़ बाहर होती है उसका मेन फंक्शन क्या होता है? जो ये है चीज़ बाहर की है, मान लीजिए हमारे घर की चारों दीवारों में क्या काम करती है? हमारी प्रोटेक्शन का। तो ये भी वही करती है। आउटर 3 वॉल लेयर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन का, और हेल्प इन एडहेरेंस ऑफ एंथर टू रिलीज द पोलन। जब जो एंथर है उसके अंदर पोलन ग्रेन्स जो है अच्छी तरह डेवलप हो जाती हैं, तो उसको बाहर निकालने के लिए ये जो है अपने आप को डहिसेंस करती है, एंथर को फटने में हेल्प करती है। वो काम भी ये बाहर वाली ये 3 लेयर ही करती है। यहाँ तक समझ में आया? अब तीनों के अंदर हमारे जो लास्ट वन है, जो इनर मोस्ट लेयर है, जो है ये इनर मोस्ट लेयर है, और इसके अंदर जो है हमें माइक्रोस्पोर मदर सेल देखने को मिलती है, जो कि हमारा माइक्रोस्पोर यानी कि पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन करती है। तो जो टैपेटम है इसका काम क्या है? द इनर मोस्ट वॉल लेयर इज द टैपेटम। इसका काम क्या है? ये होती है पोलीप्लोइडल। जनरली 2n होता है, लेकिन 2n से ज़्यादा होती है, ये 2n से ज़्यादा होती है हमारी टैपेटम। ठीक है, ताकि ये पोलन ग्रेन को क्या है, ये पोलन ग्रेन को जो है नरिश करती है, नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। सेल्स ऑफ द टैपेटम पोजेस सेल, जिसका डेंस साइटोप्लाज्म होता है, और ये जो है बाय न्यूक्लिएटेड या फिर पोली न्यूक्लिएटेड कंडीशन में हमें पाई जाती है। चलिए अब इसकी एनसीईआरटी रीडिंग हम करते हैं। सो in the transverse section, a typical microsporangium appears near circular in outline. Circular में हमें देखने को मिलता है। It is generally surrounded by 4 wall layers. सबसे बाहर की एपिडर्मिस, अंदर की एंडोथीसियम, मिडल लेयर जो से 1 से 3 लेयर है, एंड देन टैपेटम। जो बाहर के 3 लेयर है जिसका नाम है एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर, उसका फंक्शन होता है प्रोटेक्शन एंड हेल्प इन एडहेरेंस ऑफ एंथर टू रिलीज द पोलन। जो हमारी इनर मोस्ट लेयर होती है जिसका नाम है टैपेटम,
यानी it nourishes the developing pollen grain. It nourishes the developing pollen grain. Cells of the tapetum possess dense cytoplasm and generally have more than one nucleus. Means it has polynucleated condition. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये G1 परफॉर्म करती है, S परफॉर्म करती है, G2 करती है, फिर जो कार्योकाइनेसिस भी करती है, लेकिन ये साइटोकाइनेसिस नहीं करती. जो नंबर ऑफ न्यूक्लियस है वो बढ़ता रहता है. When the anther is young, जब एंथर जवान है, a group of compactly packed homogeneous cells called sporogenous tissues occupy the center of microsporangia. तो आप देख सकते हो ये जो अंदर का सेंटर है इसको हम बोलते हैं, जब एंथर यंग है, स्पोरोजेनस टिश्यू, इसके ही अंदर फिर बाद में ये माइक्रोस्पोर मदर सेल कहना लग जाती है. ऐसे सेल 1 मतलब एमएमसी माइक्रोस्पोर मदर सेल जो कि माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन कर रही है. समझ में आया? जो हमारी क्या बोला मैंने, हाँ, जो स्पोरोजेनस टिश्यू है उसके अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल है. जो माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है हमारे इनके अंदर वो माइक्रोस्पोर बनाती है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के थ्रू जाती है, म्यूसिस करती है, जिससे कि पोलन ग्रेन बनती है. उसके बनने को हम बोलते हैं microsporogenesis. So now we will going to study about microsporogenesis. माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है? एज द एंथर डेवलप, जैसे ही एंथर डेवलप करता है, द सेल ऑफ स्पोरोजेनस टिश्यू अंडरगो मियोटिक डिवीजन. अब यहाँ पे वर्ड आता है हमारा मियोटिक डिवीजन. ठीक है, तो मियोटिक डिवीजन का मतलब क्या है? हमें सिंपली बोल रहा है मियोसिस. क्या? मियोसिस जो होती है हमारी, मतलब एक एमएमसी से जो है अब 4 पोलन ग्रेन बनेंगे. इसके अंदर एक ही मियोसिस होगी. तो एक मियोसिस से एक सेल से हमारे 4 बनती हैं. अगर एमएमसी 2n है तो जो प्लोइडी लेवल है वो घट के जो 4 पोलन ग्रेन बनेंगे उनका n हो जाएगा. सो जब मियोसिस होती है तो जो प्लोइडी लेवल है वो घट के हाफ हो जाता है और 4 सेल हमें देखने को मिलती है. देखो आगे बढ़ते हैं. ये क्या दब की हो रही दादा. ठीक है, ये मैंने आपको समझा दिया. आप देखो, हम देख सकते हैं जो है एंथर अब बन चुकी है, इसके अंदर पोलन ग्रेन. अब जब पोलन ग्रेन बन गई, जो बाहर की 3 लेयर थी, एपिडर्मिस, एंडोथेलियम, मिडल लेयर, वो डेhiscence में हेल्प करेंगी और जो पोलन ग्रेन है ये फट के बाहर आ जाएंगी. अब ये जो है पोलिनेशन करेंगे. आगे हम डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे. देखो, each cell of the sporogenous tissue is capable of giving rise to microspore tetrad. अब बात करते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड का मतलब क्या है. देखो, मैंने आपको कहा हमारे पास एमएमसी है जो कि है माइक्रोस्पोर मदर सेल. जो एक माइक्रोस्पोर मदर सेल है वो मियोसिस से गुजरती है, और जब वो मियोसिस से गुजरती है तो वो 4 पोलन ग्रेन, हम आगे बोलेंगे, जब वो फुल डेवलप हो जाते हैं आप हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर. जो 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं वो चारों आपस में से जुड़े होते हैं. जैसे मान लीजिए 1 2 बिल्कुल जुड़े होते हैं, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, 1 2 सेम सेम करते हैं. हाँ, 3 हो गए और एक मान लीजिए यहाँ पे, तो ये आपस में से जुड़े हुए होते हैं, उसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड. तो हर एक सेल जो है स्पोरोजेनस टिश्यू की, वो माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाने में समर्थ है. As the anther mature and dehydrate, the microspore dissociate from each other and develop into the pollen grain. और जब बाद में उसकी डेवलपमेंट होने लग जाती है और जो माइक्रोस्पोर टेट्राड बनता है, अब वो बाद में एंथर मैच्योर हुआ. अब ये जो माइक्रोस्पोर टेट्राड है एक दूसरे से अलग हो जाएंगे और ये बना देंगे पोलन ग्रेन. चलिए मैं आपको ऊपर समझा देता हूँ. एक पॉइंट यहाँ पे आउट ऑफ एनसीईआरटी है लेकिन इम्पोर्टेंट है वो पॉइंट. क्या देखो, ये मान लीजिए कि क्या है सर्कल, एक ये है, ये बनते नहीं ना सी मुझसे. देखो मान लीजिए कि ये है, एक ये, हाँ जुड़ गया, एक ये पोलन ग्रेन है जुड़ गया, और एक ये पोलन ग्रेन है जुड़ गया. ठीक है, ये जो आपस में है इनके अंदर होते हैं कैलेज एंजाइम. क्या होते हैं इनके अंदर? इसके अंदर होता है कैलोज. अब जो कैलेज एंजाइम है, कैलेज, जो ये टपेटम पे ना अंदर वाले जो नरिश कर रही थी वो ही रिलीज करते हैं कैलेज एंजाइम, जो कि जो कैलोज बॉन्ड है उनको तोड़ती है, और ये ऐसे हमें अलग अलग देखने को फिर बाद में
मिलती है। क्या फिर एक एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। अब जो माइक्रोस्पोर टेट्राड था अब वो पोलन ग्रीन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अब ये पोलन ग्रीन कहलाएगा। ये पोलन ग्रीन बन चुका है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब बात करते हैं, अब ये पोलन ग्रीन बन चुका है तो पोलन ग्रीन है क्या? तो पोलन ग्रीन रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट। जो पोलन ग्रीन है वो मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है। सो मेल गैमेटोफाइट कैसा स्ट्रक्चर है? मेल गैमेटोफाइट वो स्ट्रक्चर है जो मेल गैमेट की फॉर्मेशन हमें करवाता है। इफ यू टच द अपर एंथर ऑफ हिबिस्कस, एक प्लांट है, flowering plant, or any another flower, you would deposit a of yellowish powdery pollen grains on your finger। अगर आप किसी भी फ्लावर का एंथर छेड़ोगे और वहां से अगर आप उसको निकालोगे तो आपके हाथ पे कुछ पाउडरी सब्सटेंस गिर जाता है, येलोइश पाउडरी हिबिस्कस के केस में वो होता है हमारा पोलन ग्रेन्स। Sprinkle these grains on a drop of water, take them on a glass slide and observe under the microscope। उसको माइक्रोस्कोप यहाँ पर स्टडी करो। You will be very amazed at the variety of architecture, size, shape, color, design on the on the pollen grains from different species। देख सकते हो, देखो यही पोलन ग्रेन है पीजी, यही पोलन ग्रेन है पोलन। इन तीनों के स्ट्रक्चर में कितना डिफरेंस है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। तो वही तो पिक ना, देयर इज सो मच वेरिएशन। काफी आगे जाकर यहाँ तक समझ में आप देखो, जो पोलन ग्रेन है वो भी स्फेरिकल शेप का होता है। तो क्या होता है, जो पोलन ग्रेन है इट इज स्फेरिकल इन शेप। पोलन ग्रेन आर जनरली स्फेरिकल, मेजरिंग अबाउट 25 से 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। इसका जो डायमीटर है वो होता है 25 से 50 माइक्रोमीटर। डायमीटर होता है, रेडियस नहीं। रेडियस पे पूछ लिया तो आप भी चल सकते हो। इट इज प्रोमिनेंट टू लेयर। अब ये मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, ये इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए एक तो ये है हमारा, मान लीजिए पोलन ग्रेन, ठीक है। ये पोलन ग्रीन है तो ये मान लीजिए इसकी जो है ये पोलन ग्रीन, इसकी जो बाहर की लेयर है वो तो साइटोप्लाज्म तो होगा, सेल मेम्ब्रेन तो होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो होगी, लेकिन बाहर की लेयर इसको हम बोलते हैं इंटेड से लिखती है। क्या होती है? ये होती है इंटाइन। क्या होती है? इंटाइन। यहाँ पे देख आपको देखने को मिलेगा, देखा नहीं हुआ, ये देखो आगे मिलेगा, ये होती है इंटाइन। अब जो ये इंटाइन है इसके बाहर होती है एक और लेयर। क्या होती है इसके बाहर? एक और लेयर हमें ऐसे दिखने को मिलती है, ऐसे कहीं कहीं पे जो है वो बिल्कुल इससे मिली हुई भी होती है, जहाँ मिलती ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। ये होती है हमारी बाहर की लेयर जिसको हमने बोला एक्साइन। क्या पे लिखा भी हुआ, तो ये है हमारी एक्साइन। अब एक्साइन क्या, देखो कहीं कहीं पे यहाँ पर ये जो है हमें देखने को मिल रही है कि फ्यूज्ड भी है। जो एक्साइन है बाहर की लेयर है वो बनी हुई होती है स्पोरोपोलिनिन से, लिखा हुआ स्पोरोपोलिनिन। सो जो स्पोरोपोलिनिन है वो एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको ना तो कोई एसिड गला सकता, ना ही कोई बेस गला सकता, ना ही कोई एटमोसफियर उसको अफेक्ट कर सकता। वो अजर अमर है स्पोरोपोलिनिन। सो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल फाउंड ऑन द होल अर्थ, आज तक मिलने वाला। सो ये होता है। सो ये जो पोलन ग्रेन है वो बहुत सारे साल हम्म ठीक है। तो जो बाहर की लेयर है वो स्पोरोपोलिन से बनी हुई होती है, उसको कोई भी डिग्रेड नहीं कर सकता। और वो कहीं कहीं पे एब्सेंट होती है, वो क्यों होती है वो मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो देखो, इट हैज प्रोमिनेंट टू लेयर। आउटर लेयर इज एक्साइन जो कि स्पोरोपोलिन से बनी हुई होती है, विच इज द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल known till now। It can withstand high temperature, strong acids, strong alkali। कितना ही स्ट्रॉन्ग एसिड हो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कितना ही स्ट्रॉन्ग बेस हो इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कितना ही हाई या लो टेम्परेचर हो इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसीलिए बहुत पुराने पुराने पोलन ग्रेन भी हमें आज देखने को मिल रही हैं। नो एंजाइम दैट डिग्रेड्स स्पोरोपोलिन इज सो फार नोन। ऐसा कोई भी एंजाइम हमें देखने को नहीं मिला है जो कि स्पोरोपोलिन को डैमेज कर सके, डाइजेस्ट कर सके। अब जब मैंने वो स्ट्रक्चर बनाया था तो मैंने उसमें कहीं कहीं पे जो है
पोलन ग्रेन पे जो एग्जाइन बनाई थी वो कहीं कहीं पे मैंने उसको बिल्कुल मिला दिया था, मीन्स अपसेंट बनाई थी। वो ऐसे क्यों होती है? ताकि वहाँ से जर्म पोर निकल सके, जिससे कि आगे मेल गैमेट निकलेगा। वो क्या होता है, मार्केट में पढ़ेंगे। सो पोलन ग्रेन एग्जाइन हैज प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर कॉल्ड germ pores where sporopollenin is absent. Pollen grains are well preserved as fossils because of the presence of sporopollenin. The exine exhibit a fascinating array of patterns and designs. Why do you think the exine should be hard? What is the function of germ pore? The आगे हम पढ़ेंगे, अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा, वो समझ में नहीं आएगा। द इनर वॉल ऑफ पोलन ग्रेन इज कॉल्ड इंटाइन। जो इंटाइन है वो कंटिन्यूअस मैंने आपको बना के दिखाया था, और वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सराउंडेड हो, सेलुलोज और पैक्टिन से बनी हुई होती है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट लाइन, पीवाईक्यू है, काफी है, जग गया। वो जो है ना, वो पैक्टोज और सेलुलोज से मिलकर बनी हुई होती है। ठीक है, तो अब चलिए आगे फिर पढ़ते हैं। द साइटोप्लाज्म ऑफ पोलन ग्रेन इज सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वो तो पता है, एक सेल है, सेल के चारों तरफ साइटोप्लाज्म होगा उसके अंदर, और उसके चारों तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो होंगी ही होगी। When the pollen grain is mature, it contains two cells. जब पोलन ग्रेन मैच्योर हो जाता है तो उसके अंदर हमें दो सेल देखने को मिलती है। वो दो सेल कौन कौन सी है? वो है वेजिटेटिव सेल एंड द जनरेटिव सेल। जो जनरेटिव सेल है वो जनरेट करेगी, क्या जनरेट करेगी? वो हमारे मेल गैमेट को जनरेट करेंगी, और जो वेजिटेटिव सेल है वो इसको नरिशमेंट प्रोवाइड करेगी। When the pollen grain is mature, it contains two cells, the vegetative cell and the generative cell. The vegetative cell is larger, आप देख ही सकते हो डायग्राम में, is bigger and has abundant food reserve and a large irregularly shaped nucleus. आप देखो, ये है और ये इसका न्यूक्लियस है। This generative cell is small and floats in the cytoplasm of the vegetative cell. If the spindle shaped, is spindle shaped with dense cytoplasm and a nucleus. यहाँ तक समझ में आया? तो क्या है, जब जो पोलन ग्रेन है वो फुल डेवलप हो जाता है, उसके अंदर हमें दो सेल देखने को मिलती है। एक होती है वेजिटेटिव सेल, एक होती है जनरेटिव सेल। जो जनरेटिव सेल है वो आगे जाके मेल गैमेट को जनरेट करती है। वहीं पे जो हमारी वेजिटेटिव सेल है वो उसके अंदर रिजर्व फूड मटेरियल है, उसको खाना देगी, उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करेगी। अब जो वेजिटेटिव सेल है वो लार्ज है, और जो जनरेटिव सेल है छोटी है। जो न्यूक्लियस है वेजिटेटिव सेल का, वो स्पिंडल्स, वो इरेगुलर शेप है, और इसका भी छोटा सा न्यूक्लियस है। जो जनरेटिव सेल है वो फ्लोट करती है इन दी साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल, वही यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देखो। ये पोलन ग्रेन की डेवलप्ड स्टेज है। अब पोलन ग्रेन जो है पोलन सैक के अंदर बना है। अब दो कंडीशन यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। एक कि जो पोलन ग्रेन है वो एज इट इज जैसा इस डायग्राम में है, एक ही जनरेटिव सेल है, एक ही वेजिटेटिव सेल है, ऐसे का ही ऐसा जो है वो वहाँ से बाहर निकल जाए। दूसरी पॉसिबिलिटी ऐसी बनती है, अब जो जनरेटिव सेल है ये माइटोसिस करता है और दो मेल गैमेट बनाता है। क्या? ये माइटोसिस करता है और दो मेल गैमेट बनाता है। या तो वो जो दो मेल गैमेट बनाएगा वो एंथर के अंदर ही बना ले, या फिर वो फीमेल फ्लावर के जो पार्ट है स्टिग्मा के जाने के बाद वहाँ पर अपनी माइटोसिस कंप्लीट करे। तो वी हैव टू पॉसिबिलिटीज। इन ओवर 60% ऑफ एंजियोस्पर्म पोलन ग्रेन आर सेट एट दिस टू सेल स्टेज। 60% में दो सेल स्टेज पे जो है वो बढ़ जाता है। इन द रिमेनिंग स्पीसीज जनरेटिव सेल डिवाइड माइटोटिकली, मीन्स माइटोसिस, टू गिव राइज टू टू मेल गैमेट्स बिफोर पोलन ग्रेन्स आर सेट, जिसको हम बोलते हैं थ्री सेल्ड स्टेज। तो 60% में टू सेल्ड स्टेज, सिर्फ एक जनरेटिव सेल होगी, एक वेजिटेटिव सेल होगी। बट इन 40% इट विल बी थ्री सेल्ड स्टेज, वेयर एज वन इज वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल इज डिवाइडेड, इट हैज डन इट्स माइटोसिस एंड हैज फॉर्म टू मेल गैमेट्स, so it has two male gametes and one vegetative cell, means three celled stage। अब यहाँ तक जो है सिंपली बात खत्म हो गई है डेवलपमेंट ऑफ द हमारे
क्या है वो पोलन ग्रेन की। अब पोलन ग्रेन्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ते हैं। जो अब सुनो ध्यान से, जो पोलन ग्रेन है वो सीवियर एलर्जी करते हैं। आपने एक पढ़ा भी होगा, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा, वो जगह जगह हम देखने को मिलते हैं, इसमें लिखाएगा पार्थिनियम और कैरेट ग्रास, दिखाओ पार्थिनियम और कैरेट ग्रास। इसका जो पोलन ग्रेन है ना, इतना सीवियर एलर्जी करता है। सो जो पोलन ग्रेन है वो एलर्जी हमें करता है। ये एज अ सप्लीमेंट भी लिया जाता है, बहुत ही ये जो है हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। सो पोलन ग्रेन्स ऑफ मैनी स्पीसीज कोज सीवियर एलर्जीज एंड ब्रोंकियल applications in some people, often leading to chronic respiratory disorders जैसे एस्मा और ब्रोंकाइटिस। जो पोलन ग्रीन है वो हमें एलर्जी करता है, हमें ब्रोंकाइटिस कर सकता है, हमें एस्मा भी कर सकता है। It may be mentioned that Parthenium or carrot grass that came to India as a contaminant with imported wheat has become ubiquitous in occurrence and cause pollen allergy। जो पार्थिनियम या फिर कैरेट ग्रास है वो हमारे हमारे देश में नहीं मिलता था। जब बाहर से गेहूँ इंपोर्ट किए गए थे तो वो इंपोर्टेड गेहूँ के साथ उसका कुछ बीज आ गया होगा, अभी ग्रो कर गया प्लांट। अब वो हमें हर जगह देखने को मिलता है, जगह जगह पे। मुझे आपको कल इमेज दिखाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। और वो इतनी ज़्यादा पोलन एनर्जी करता है कि आप सोच भी नहीं सकते। इट इज़ अबिक्विटेंस। अब आगे देखो, पोलन ग्रेन जो है दे आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स, सो इट हैज़ बिकम अ फैशन इन रिसेंट ईयर्स टू यूज़ अ पोलन टैबलेट एज फूड सप्लीमेंट। सो हम जो है पोलन के टैबलेट्स को एज अ फूड सप्लीमेंट भी यूज़ करते हैं। इन वेस्टर्न कंट्रीज अ लार्ज नंबर ऑफ पोलन प्रोडक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट सिरप्स आर अवेलेबल इन द मार्केट। सो मार्केट में सिरप्स के फॉर्म में, टैबलेट के फॉर्म में जो है ये प्रेजेंट में मिलती हैं। Polar consumption has been claimed to increase the performance of athletes and race horses। So जो एथलीट्स हैं वो अपनी परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए इसको देती है काफी। हाँ जी, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो, पोलन प्रोडक्ट जो है हमारे पास क्रीम है, हमारे पास जेलीज है, हमारे पास सीरम है, टैबलेट्स है। जैसे बी पोलन जो है वो इंग्लैंड में खाया जा रहा है, बिल्कुल मेंशन है। इसका जो वेट है वो 45.0 कुछ लिखा हुआ, उसमें 30 टैबलेट है। टैबलेट जो पिंक कलर की है ये जो है बी पोलन, यहाँ पे भी बी पोलन है, ये भी बी पोलन क्रीम है। ये जो है एनर्जी सीक है। ये क्या है, बाकी देखो, वेन वंस दे आर सेड, जब वो सेड हो जाते हैं, पोलन ग्रेन्स को स्टिग्मा के ऊपर जाना होता है ताकि उससे पहले कि अपनी वायबिलिटी खो दे। वायबिलिटी का मतलब क्या है, वो जर्मिनेट करने की कैपेसिटी को खो दे, उससे पहले उसको उसके ऊपर जाना होता है। हाउ लॉन्ग डू यू थिंक द पोलन ग्रेन रिटेन वायबिलिटी। हर एक स्पीशीज की अलग अलग वायबिलिटी पीरियड होता है कि इस समय तक वो वायबल है, इस समय तक वो उसको फर्टिलाइज कर सकता है। जैसे इसमें कुछ एग्जांपल दी गई है। द पीरियड फॉर विच पोलन ग्रेन रिमेन वायबल इज हाईली वेरिएबल एंड टू सम एक्सटेंट डिपेंड्स अपॉन द प्रिवेलिंग टेम्परेचर एंड द ह्यूमिडिटी। टेम्परेचर क्या है और ह्यूमिडिटी क्या है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे कुछ सीरियल्स में, जैसे राइस हो गया, गेहूँ हो गया, जो पोलन ग्रेन है वो अपनी वायबिलिटी 30 मिनट के अंदर ही खो देता है आफ्टर रिलीज। वहीं पे कुछ मेंबर्स है रोजेसी फैमिली के, लेग्यूमिनेसी फैमिली के और सोलेनेसी फैमिली के, जिसकी वायबिलिटी महीनों तक चलती रहती है। यू मे हैव heard ऑफ स्टोरिंग सीमन और स्पर्म्स ऑफ मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस फॉर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ये क्या है वो हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ में पढ़ेंगे। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए हम स्पर्म्स को जो है एनिमल्स को उसको फ्रीज करके रखते हैं, उसी प्रकार हम पोलन ग्रेन्स को भी फ्रीज कर सकते हैं। इट इज़ पॉसिबल टू स्टोर पोलन ग्रेन्स ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज फॉर ईयर्स इन लिक्विड नाइट्रोजन। लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर करेंगे और जो टेम्परेचर होगा वो होगा -196 डिग्री सेल्सियस। ये पूछा जाता है। अब तक कम से कम 10 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। एक तो स्पोरोपोलिन पे क्वेश्चन आता है, एक्साइन पे आता है, बाहर के 4 लेयर पे आता है, और यहाँ पर इसकी वायबिलिटी पे क्वेश्चन आता है, और यहाँ से टेम्परेचर पे क्वेश्चन आता है -196 डिग्री सेल्सियस। Thus, stored pollen can be used as pollen banks, similar to seed banks in crop breeding programs। फिर क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स में ये हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पिस्टिल मेगास्पोरेंजियम और एम्ब्रियो सेल। इसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे।
जब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।